नमस्कार और स्वागत है द स्टोरी बॉक्स में। कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी एक नया राज, एक नई रोमांचक यात्रा लेकर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव, जहां सुबह की हवा भी धीरे धीरे बहती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आर्यवीर। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं आर्यवीर चुपचाप बैठकर लोगों को देखता रहता। उसकी आंखें हर छोटी छोटी चीज को पकड़ लेती थीं। अलग सोच वाला लड़का। एक दिन गांव में हलचल मच गई। किसी के घर से कीमती चीज गायब हो गई थी। सब लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि चोर कौन है। तभी आर्यवीर आगे बढ़ा। मैं बता सकता हूं किसने चोरी की है। सब लोग हैरान रह गए। बिना किसी सबूत के उसने सिर्फ लोगों के चेहरे देखकर चोर को पहचान लिया। उस दिन गांव के बुजुर्ग बोले, ये लड़का साधारण नहीं है। समय बीता और आर्यवीर बड़ा हो गया। उसने राज्य की सुरक्षा सेवा में शामिल होने का फैसला किया। अब वो एक सैनिक नहीं, बल्कि एक गुप्त रक्षक बनने की राह पर था। उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ। कठिन परीक्षाएं, खतरनाक अभ्यास और हर दिन खुद को मजबूत बनाना। लेकिन आर्यवीर ने कभी हार नहीं मानी। एक रात उसे अचानक बुलाया गया। एक अंधेरे कमरे में कुछ राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान प्रमुख बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो दुश्मन के बीच जाकर रह सके, जो अपनी पहचान भूल सके और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दांव पर लगा सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। उस दिन के बाद आर्यवीर की असली जिंदगी खत्म होने लगी। अब वो कोई और बन रहा था। नया नाम, नई भाषा, नया चेहरा। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये खुद को मिटाने की शुरुआत थी। उसकी पहली परीक्षा शुरू हुई। उसे एक खतरनाक इलाके में भेजा गया। वहां अपराधी खुलेआम घूमते थे। आर्यवीर वहां एक साधारण इंसान बनकर गया। धीरे धीरे उसने सबका भरोसा जीत लिया और फिर उसने पूरी जानकारी इकट्ठा करके अपने राज्य को भेज दी। उसका उद्देश्य सफल रहा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे जाना था दुश्मन के राज्य में, जहां हर पल मौत उसके पीछे होगी। आर्यवीर ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अब मैं आर्यवीर नहीं हूं। घना अंधेरा, सीमा के उस पार फैला हुआ सन्नाटा। रात की ठंडी हवा में एक अकेली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो था आर्यवीर। अब वो अपने राज्य का रक्षक नहीं, बल्कि दुश्मन की धरती पर एक अनजान इंसान था। नई पहचान, नया जीवन। अब उसका नाम बदल चुका था। वो खुद को सैफ कहता था। उसने अपनी बोली बदल ली थी, चलने का तरीका बदल लिया था, यहां तक कि उसकी आंखों की नजर भी बदल चुकी थी। अब वो भीड़ में एक आम आदमी जैसा लगता था, लेकिन अंदर से वो अब भी वही तेज दिमाग वाला जासूस था। दुश्मन का शहर। आर्यवीर दुश्मन के बड़े शहर में पहुंच चुका था। ये शहर बाहर से सामान्य दिखता था, बाजार, लोग, रौनक, लेकिन अंदर ही अंदर ये खतरों से भरा हुआ था। हर गली में शक, हर चेहरे पर राज और हर कदम पर मौत। एक दिन वो बाजार में था। अचानक कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। सभी लोग रुक जाओ, एक सैनिक चिल्लाया, हमें एक जासूस की तलाश है। आर्यवीर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एक एक करके सबकी जांच हो रही थी। अब बारी उसकी थी। सैनिक उसके पास आया। तुम कौन हो? आर्यवीर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं यहां काम की तलाश में आया हूं। सैनिक ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं। फिर सैनिक आगे बढ़ गया। आर्यवीर ने मन ही मन कहा, डर दिख गया तो सब खत्म।
धीरे धीरे आर्यवीर ने शहर में अपनी जगह बना ली। वो एक छोटी दुकान पर काम करने लगा। लोग उसे पहचानने लगे, उस पर भरोसा करने लगे, और यही उसका असली हथियार था। वो हर दिन लोगों की बातें सुनता, छोटी छोटी जानकारी जोड़ता और धीरे धीरे एक बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा था। एक रात उसने कुछ सैनिकों को बात करते सुना। जल्दी ही हमला होने वाला है, सब तैयारी पूरी हो चुकी है। आर्यवीर चौकन्ना हो गया। तो ये सच है, उसने सोचा। दुश्मन उसके राज्य पर हमला करने वाला था, लेकिन कब और कैसे, ये जानना अभी बाकी था। उस रात आर्यवीर ने फैसला किया, उसे और गहराई में जाना होगा। वो चुपचाप सैनिकों का पीछा करने लगा। वे उसे एक पुराने किले तक ले गए। किला बाहर से वीरान था, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। आर्यवीर धीरे धीरे किले के अंदर घुसा। अंधेरा, सन्नाटा। अचानक उसे हल्की आवाज सुनाई दी। वो छिपकर आगे बढ़ा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। अंदर कई लोग इकट्ठा थे। उनके सामने नक्शे फैले हुए थे। वे उसके राज्य के किले, रास्ते और कमजोरियों की बात कर रहे थे। हम हमला अचानक करेंगे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आर्यवीर समझ गया, ये सिर्फ हमला नहीं, पूरी तरह से विनाश की योजना थी। जैसे ही वो वापस जाने लगा, रुको! एक तेज आवाज गूंजी। आर्यवीर का दिल धक से रह गया। एक सैनिक उसके सामने खड़ा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यवीर ने तुरंत सिर झुका लिया और बोला, मुझे अंदर बुलाया गया था, मैं रास्ता भटक गया। सैनिक ने शक भरी नजर से उसे देखा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, यहां से निकल जाओ और दोबारा मत आना। आर्यवीर धीरे धीरे बाहर निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि खतरा कितना बड़ा है। रात गहरी हो चुकी थी। किले से बाहर निकलते हुए आर्यवीर के कदम धीमे थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा था। अब उसे सब पता चल चुका था। दुश्मन सिर्फ हमला नहीं करने वाला था, बल्कि अचानक चारों दिशाओं से हमला करके उसके राज्य को घुटनों पर लाना चाहता था। अगर ये खबर समय पर नहीं पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा, उसने मन ही मन कहा। अगली सुबह शहर में अजीब हलचल थी। हर जगह सैनिक तैनात थे। लोगों की जांच हो रही थी। जासूस शहर में है, ये खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। आर्यवीर समझ गया, अब हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। उसे अपने राज्य तक गुप्त संदेश पहुंचानी थी, लेकिन ये आसान नहीं था। हर रास्ते पर पहरा था, हर संदेश की जांच हो रही थी। तभी उसने एक चाल सोची। वो एक पुराने कबूतर खाने की ओर गया, जहां से गुप्त संदेश भेजे जाते थे। उसने एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर गुप्त भाषा में सब कुछ लिख दिया। हमले का समय, हमला करने के रास्ते, दुश्मन की योजना। उसने वो संदेश एक कबूतर के पैरों में बांधा और आसमान की ओर उड़ा दिया। अब सब तुम्हारे भरोसे, उसने धीरे से कहा। जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, रुको! पीछे से आवाज आई। आर्यवीर का दिल धक से रह गया। उसे पकड़े जाने की आशंका हुई। 2 सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। चालाकी फिर काम आई। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया, मैं यहां काम करता हूं, कबूतरों की देखभाल करता हूं। सैनिकों ने शक भरी नजर से देखा। एक सैनिक आगे बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ लिया। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। अब मामला खतरनाक हो चुका था। जैसे ही सैनिक उसका सामान देखने लगा, आर्यवीर ने मौका देखकर उसे जोर से धक्का दिया और वहां से दौड़ पड़ा। पकड़ो उसे! सैनिक चिल्लाए। पूरा इलाका गूंज उठा। जबरदस्त पीछा। अब शुरू हुआ जिंदगी और मौत का खेल। आर्यवीर गलियों में दौड़ रहा था। पीछे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वो एक गली से दूसरी गली में मुड़ता, छतों पर चढ़ता, दीवारों से कूदता। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक वो एक बंद गली में पहुंच गया। सामने दीवार, पीछे सैनिक। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। अब भागो, कहां जाओगे? एक सैनिक हंसते हुए बोला। आर्यवीर ने चारों तरफ देखा और अचानक उसकी नजर ऊपर गई। एक लकड़ी की बालकनी। उसने बिना देर किए दौड़ लगाई और दीवार पर पैर रखकर ऊपर छलांग लगा दी। वो बालकनी को पकड़कर ऊपर चढ़ गया।
सैनिक नीचे रह गए, हैरान और गुस्से में। अब वो छतों पर दौड़ रहा था। चांदनी रात, नीचे भागते सैनिक और ऊपर परछाई की तरह भागता हुआ आर्यवीर। ये दृश्य किसी कहानी से कम नहीं था। तभी एक बड़ा खुलासा। भागते भागते उसने दूर देखा, किले की दिशा में भारी सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। तो हमला आज ही होगा, उसने समझ लिया। अब समय बहुत कम था। उसके पास दो रास्ते थे, छुपकर अपनी जान बचाए या आखिरी बार किले में जाकर कुछ बड़ा करे। उसने बिना सोचे फैसला किया, मैं भागने के लिए नहीं, रोकने के लिए आया हूं। रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी जैसे इस खतरनाक खेल को देखने से डर रहा था। आर्यवीर एक ऊंची छत पर खड़ा दूर किले की ओर देख रहा था। वही किला जहां से उसके राज्य के विनाश की योजना बनाई जा रही थी। उसकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन दिल में एक तूफान चल रहा था। अब या तो सब खत्म होगा या सब बच जाएगा, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने किले की ओर वापसी की। आर्यवीर जानता था कि इस बार किले में घुसना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अब दुश्मन सतर्क था, हर जगह पहरा था और हर चेहरे पर शक। लेकिन उसके पास समय नहीं था। वो छतों से कूदता हुआ अंधेरे का सहारा लेकर धीरे धीरे किले के पीछे की ओर पहुंचा। किले के पीछे एक पुरानी दीवार थी, टूटी फूटी लेकिन अब भी मजबूत। पहले भी वो इसी रास्ते से अंदर गया था। उसने दीवार को ध्यान से देखा। यही रास्ता है। वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। हाथों में दर्द था, शरीर थका हुआ था, लेकिन इरादा अडिग था। कुछ ही पलों में वो किले के अंदर पहुंच गया। अंदर पहरा बहुत बढ़ गया था। अंदर का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। हर जगह सैनिक थे, हथियार चमक रहे थे और हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। आर्यवीर ने खुद को छुपाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उसे सीधे उस गुप्त कक्ष तक पहुंचना था जहां असली योजना तैयार हो रही थी। किले के अंदर कई गलियारे थे, कुछ अंधेरे, कुछ रोशनी से भरे। हर मोड़ पर खतरा था। वो एक एक कदम सोच समझ कर रख रहा था। कभी किसी खंभे के पीछे छुपता तो कभी किसी परछाई में खो जाता। तभी उसे धीमी आवाजें सुनाई दी। सब तैयार है, जैसे ही आदेश मिलेगा हमला शुरू हो जाएगा। आर्यवीर समझ गया, वो सही जगह पहुंच चुका है। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा और दीवार से लगकर अंदर झांका। अंदर एक बड़ा नक्शा फैला हुआ था। कई सेनापति उसके चारों ओर खड़े थे। नक्शे पर उसके राज्य के किले, रास्ते और गुप्त द्वार चिन्हित थे। एक सेनापति बोला, हम 4 दिशाओं से हमला करेंगे। दूसरा बोला, हम उनकी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर सबसे खतरनाक बात सामने आई, हम पहले उनके अनाज भंडार और पानी के स्रोत पर हमला करेंगे। आर्यवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। तो वे सीधे युद्ध नहीं, उन्हें कमजोर करके हराना चाहते हैं, उसने मन ही मन सोचा। अब आर्यवीर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो ये जानकारी लेकर भाग जाए या यहीं कुछ ऐसा करे जिससे ये योजना पूरी तरह नष्ट हो जाए। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अगर मैं अभी नहीं रुका तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यवीर ने देखा, कमरे के एक कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। उसके पास कुछ सैनिक खड़े थे। यही होगा, उसने सोचा। शायद उसी संदूक में योजना से जुड़ी जरूरी चीजें थीं, नक्शे, संदेश या संकेत। अगर ये नष्ट हो जाए तो पूरी योजना बिगड़ सकती थी। वो धीरे धीरे उस संदूक की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। एक सैनिक उसकी ओर मुड़ा, लेकिन आर्यवीर तुरंत दीवार से चिपक गया। सैनिक ने इधर उधर देखा और फिर वापस मुड़ गया। आर्यवीर ने राहत की सांस ली। अब वो संदूक के बिल्कुल पास था, लेकिन वहां खड़े सैनिक सबसे बड़ी बाधा थे। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी जेब से एक छोटा पत्थर निकाला और उसे कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। टक, आवाज गूंजी। सभी सैनिक उधर देखने लगे। वहां कौन है? एक सैनिक चिल्लाया। वे सब उस दिशा में बढ़े और बस यही मौका था। आर्यवीर तुरंत आगे बढ़ा और अपनी तलवार से संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर ढेर सारे नक्शे, कागज और कुछ चमकती हुई चीजें थीं। यही है, उसने कहा। उसने जल्दी जल्दी कुछ कागज उठाए
और बाकी को नष्ट करने की तैयारी की। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। आर्यवीर पलटा। सैनिक वापस आ चुके थे। अब वो पकड़ा जा चुका था। जबरदस्त मुकाबला। अब छुपने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यवीर ने तलवार संभाली और सैनिकों पर टूट पड़ा, एक के बाद एक वार, तेज, सटीक और खतरनाक। सैनिक भी पीछे नहीं हटे। कमरे में तलवारों की आवाज गूंजने लगी। आग और अफरा तफरी। लड़ते लड़ते आर्यवीर ने एक मशाल उठाई और संदूक पर फेंक दी। धड़ाम! संदूक में आग लग गई। नक्शे जलने लगे, कागज राख बनने लगे। नहीं, योजना नष्ट हो रही है, सैनिक चिल्लाए। कमरे में अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आर्यवीर पीछे हटा और तेजी से बाहर की ओर भागा। पीछे सैनिक अब भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा तेज था। आखिरकार वो किले की दीवार तक पहुंचा। उसने बिना रुके छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गया। रात अब ढल रही थी। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। आर्यवीर किले से दूर जंगल के किनारे खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद जल रही थी। पीछे किले की दिशा से धुआं उठ रहा था, वो धुआं जो दुश्मन की योजना के जलने का संकेत था। लेकिन आर्यवीर जानता था, ये अंत नहीं, अभी असली खतरा बाकी है। वो तेजी से अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन समय बहुत कम। अगर मैं देर कर गया तो हमला फिर भी हो सकता है, उसने खुद से कहा। जंगल के बीच दौड़ते हुए उसे हर आहट सुनाई दे रही थी। टूटती टहनियां, हवा की सरसराहट और कहीं दूर घोड़ों की आवाज। अचानक उसे एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, धीरे से पीछे मुड़ा और अंधेरे में से एक भारी आवाज गूंजी, भाग कर कहां जाओगे? आर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। सामने आया दुश्मन का सबसे खतरनाक सेनापति, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की आंखों में क्रोध जल रहा था। तुमने हमारी योजना का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। उसकी तलवार खून की तरह लाल चमक रही थी। आर्यवीर ने अपनी तलवार उठाई। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी मेरे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये लड़ाई थी दो इरादों की। एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ रक्षा। रुद्राक्ष ने जोरदार वार किया। आर्यवीर पीछे हटते हुए बचा, लेकिन इस बार वार बहुत तेज था। उसकी बाजू पर गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। रुद्राक्ष ताकत में भारी था, हर वार पहाड़ जैसा, लेकिन आर्यवीर की ताकत थी उसका दिमाग, उसकी फुर्ती। वो हर वार को समझकर बच रहा था। धीरे धीरे वो रुद्राक्ष की चाल को पढ़ने लगा। लड़ते लड़ते आर्यवीर को एहसास हुआ, सीधी लड़ाई में मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करे। आर्यवीर ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी, जैसे वो थक गया हो। रुद्राक्ष हंसा। अब खत्म हो जाओ। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ा, और यही वो पल था जिसका आर्यवीर इंतजार कर रहा था। जैसे ही रुद्राक्ष ने वार किया, आर्यवीर अचानक नीचे झुका और अपनी पूरी ताकत से तलवार उसके सीने में घुसा दी। आ! रुद्राक्ष की चीख जंगल में गूंज उठी। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे बुझने लगा। ये कैसे? वो गिरते हुए बोला। आर्यवीर ने शांत आवाज में कहा, परछाई हमेशा वहीं वार करती है जहां रोशनी नहीं होती। रुद्राक्ष जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। आर्यवीर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। अब कोई पीछा नहीं, कोई खतरा नहीं। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज उग रहा था। अब मेरा राज्य सुरक्षित है, उसने धीरे से कहा। कई घंटों की यात्रा के बाद आर्यवीर अपने राज्य पहुंचा। दरवाजे पर सैनिकों ने उसे पहचाना और तुरंत अंदर ले गए। राजा खुद उसके सामने आए। तुमने हमें बचा लिया।
आर्यवीर ने सिर झुका दिया। ये मेरा कर्तव्य था, एक सच्चा जासूस। राजा ने कहा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। एक जासूस का सबसे बड़ा इनाम यही होता है कि कोई उसे पहचान ना सके। ये कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे भीड़ में खो गया। समय बीत गया, लेकिन लोगों के बीच एक कहानी फैलने लगी। एक ऐसे रक्षक की कहानी जो परछाई की तरह आता था और खतरे को खत्म करके गायब हो जाता था। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, वे बस उसे कहते थे, परछाई का रक्षक। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए जीता है, जो सामने नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ा काम वही करता है।